नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है वस्तु एवं सेवा कर, जो कि आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का तीसरा पार्ट है, जीएसटी। इसके अंतर्गत हम लोग जीएसटी से जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट जानकारी है, उसको देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। याद रखिएगा, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब जीएसटी को देखें तो जीएसटी जो होता है वस्तुओं की खरीदारी करने या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि पहले मौजूद कई तरह के टैक्स, जैसे कौन कौन से थे आपके, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स आदि को हटाकर उनके स्थान पर केवल एक टैक्स जीएसटी लाया गया। ठीक है, तो हम लोग चलिए जीएसटी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपका कोई भी सामान है, वो जब किसी फैक्ट्री में बना, ठीक है, जब किसी फैक्ट्री में बना तो वहाँ पे उस पर लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, उस पर एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क उस पर लगा दिया जाता है। ठीक है, वहाँ से उस पर लगता है उत्पाद शुल्क, और कुछ सामानों पे जो है अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कुछ सामानों पर लगाया जाता है। इसी को कहते हैं आपका एडिशनल एक्साइज टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब कोई सामान आपका बना जो है किसी फैक्ट्री में, तो उस पर उत्पाद शुल्क लगा, किसी किसी पे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगता है। ठीक है, उसके बाद जब यही सामान आपका एक स्टेट से, एक राज्य से जो है दूसरे राज्य में जाता है, ठीक है, दूसरे राज्य में गया, तो वहाँ पे इसको जो है आपको एंट्री टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, कौन सा टैक्स? एंट्री टैक्स। ओके, उसके बाद उस राज्य में इसको जगह जगह पे चुंगी कर देना पड़ता है। आपको कई जगह पे चुंगी टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका ये सामान बेचा जाता है तो उस पर आपको सेल्स टैक्स चुकाना पड़ेगा। ठीक है, सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपका सामान विलासितापूर्ण है, लग्जरियस है, तो आपको उस पर लग्जरी टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद अगर वही सामान आपको होटल वगैरह में मिलता है, होटल या रेस्टोरेंट पे, तो आपको वहाँ पे सर्विस टैक्स भी देना पड़ता था अभी तक। ठीक है, तो सर्विस टैक्स, तो इन सबको जो है हटाकर जो सामान आपका फैक्ट्री से निकला और सीधा उपभोक्ता तक गया, तो इस बीच आपको कई सारे टैक्स जो है चुकाने पड़ते थे। ठीक है, तो उन सबका जो एक सॉल्यूशन निकल के आया वो जीएसटी के रूप में निकल के आया कि आपका जो एक टैक्स लगेगा केवल जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स के रूप में। तो आपके जो सारे बीच के टैक्स थे इनको हटा के केवल एक टैक्स जीएसटी लागू कर दिया गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जीएसटी आखिर लगता कैसे है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग जीएसटी का प्रावधान कैसे हुआ। तो जीएसटी का जो प्रावधान है 101वें संविधान संशोधन विधेयक 2016 के तहत किया गया, और ये जो है 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और बात करें वर्तमान में, यह प्रणाली सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, यानी कि सभी राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में जीएसटी के थ्रू काम कर रहे हैं। ओके, और बात करें जीएसटी की, तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि सीधा लोगों से नहीं वसूला जाता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीएसटी के प्रकार की। तो जीएसटी के कुल 4 प्रकार हैं। ओके, यहाँ पे पहला है आपका सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा एसजीएसटी, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तीसरा यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी। चौथा है आपका आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, आगे हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि जो है व्यापार आपका लेन देन एक ही राज्य के दो कारोबारियों के बीच किया जा रहा है, तो उसमें आपको
केंद्र सरकार का जो हिस्सा होगा, केंद्र सरकार का जो शेयर बनता है वो आपको वो जो है उस कारोबारी को CGST के रूप में चुकाना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है स्टेट GST, ST GST। ठीक है, यानी कि स्टेट का GST। तो जब यही व्यापार दो कारोबारियों एक ही राज्य के होने चाहिए, ठीक है, और दो व्यापारियों या कारोबारियों के बीच हो रहा हो तो उसमें जो है उन लोगों को राज्य का हिस्सा चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ST GST। अगला हो जाएगा UT GST, यानी कि यूनियन टेरिटरी GST। ओके, तो जब व्यापार आपका केंद्र शासित प्रदेश, एक ही केंद्र शासित प्रदेश के बीच हो रहा है तो वहाँ पे जो आपके कारोबारी हैं उनको जो है टैक्स जो है एक केंद्र शासित सरकार के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से के रूप में निकालना पड़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यूनियन टेरिटरी GST। अगला आपका है IGST। ठीक है, IGST का मतलब होता है जब जो व्यापार है आपका, लेन देन है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच हो रहा है तो उसमें जो है केंद्र और राज्य का हिस्सा, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा एक साथ उनको निकालना पड़ता है, उसे बोलते हैं IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे GST परिषद की, यानी कि GST काउंसिल। तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 279A में किया गया। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 279A अनुच्छेद GST परिषद GST काउंसिल से संबंधित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा की गई 2016 में। ठीक है, उससे पहले GST परिषद नहीं थी। और बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो सचिव होता है, ठीक है, वो पदेन केंद्रीय राजस्व सचिव ही होता है। जो आपका केंद्रीय राजस्व सचिव होता है वही GST परिषद का सचिव होता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग परिषद की संरचना के बारे में देखेंगे। ठीक है, कैसे मतलब इस परिषद का निर्माण होता है, उसमें सदस्य कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो ये केंद्र एवं राज्य का संयुक्त फोरम है, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों के जो है सदस्य शामिल होते हैं, दोनों के मंत्री इसमें सदस्य होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो होता है केंद्रीय, इसमें वित्त मंत्री होता है। ठीक है, ये जो है GST काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो आपका वित्त मंत्री होता है केंद्रीय, वो इसका अध्यक्ष होता है GST काउंसिल का। फिर दूसरा सदस्य होता है केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, जो आपका केंद्र राज्य वित्त मंत्री होता है वो इसका सदस्य होता है। उसके बाद प्रत्येक राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं या राज्य द्वारा नामित व्यक्ति, वो भी GST काउंसिल के सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे बात करें इस काउंसिल की तो परिषद की जो GST काउंसिल होती है उसकी बैठकों में क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को भी बैठक में बुलाया जाता है, बट उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। मीन्स जो आपका क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष होता है वो जो है GST काउंसिल की बैठकों में भाग लेता है, बट उसे मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, वो किसी भी विषय पे अपना मत नहीं दे सकता है। अगला है प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का आधा होता है, यानी कि बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता होती है, तो कोरम जो होता है कुल सदस्य संख्या का 1/2 यानी कि आधा बनाया गया है। ओके, इसके बाद बात करें परिषद के निर्णय 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं, यानी कि परिषद जो है अपने निर्णय लेने के लिए उसे बहुमत की आवश्यकता होती है और 3/4 बहुमत से ही वो कोई निर्णय ले सकती है। और परिषद अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र होती है, और ये भी बताया कि परिषद अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र होती है, किसी के अधीन नहीं है कि उसको किसी और का निर्णय मानना पड़े। ठीक है, ये अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग परिषद के कार्य देखेंगे। तो परिषद का प्रमुख कार्य जो है, पहला है वस्तुओं को GST के अंतर्गत लाना या मुक्त करना। ये इसका पहला इंपॉर्टेंट काम है कि कोई वस्तु GST के अंदर आएगी या उसके बाहर जाएगी, ये GST काउंसिल का काम है। इसके बाद दूसरा है GST की दरें निर्धारित करना, ये भी परिषद का काम है। तीसरा, कारोबार की उस सीमा का निर्धारण करना जिसके नीचे कारोबार को GST से मुक्त रखा जाएगा। ठीक है, मीन्स एक ऐसा रेड लाइन डिसाइड करना जिससे नीचे उस पर GST नहीं लगाया जाएगा। ओके, इसके बाद है GST की दरें कौन कौन सी हैं उसको हम लोग आइए देख लेते हैं। तो इसकी कई दरें डिसाइड हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18 और 28%, ये 5 इसके लिए दरें बनाई गई हैं। ठीक है, तो 0% की जो दर है उसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं,
उसमें दूध आता है आपका, अंडा हो गया, दही, लस्सी, गुड़, अनपैक्ड फूड हो गया, ताज़ा सब्जी हो गया, नमक आदि, इन सब पे 0% GST लगाया जाता है। ठीक है, 0% है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद बात करें हम लोग GST के दायरे से किन किन को रखा गया, तो आपका शराब हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बिजली और जो भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं जैसे आपका केरोसिन हो गया, ये सब चीज़ें जो है GST दायरे से बाहर हैं। ठीक है, और बात करें इसके बाद हम लोग GST के लाभ क्या क्या हैं। ठीक है, तो उसका पहला लाभ है आसान अनुपालन है एवं पारदर्शिता है, यानी कि GST को पे करना आसान है। जैसे और अदर टैक्स लगते थे तो वो कई स्टेप में होके लगते थे, पर GST केवल एक ही माध्यम से लगता है, इसलिए ये आसान है, इसमें पारदर्शिता बनी हुई है। ओके, और दूसरा है कर की दरों और संरचनाओं की एकरूपता है। इसमें कर एक मतलब सब पे एक ही तरह का कर लगभग लगा हुआ है, तो किसी में मतलब विभिन्नता नहीं है। अगला है हमारा करों पर कराधान की समाप्ति। ठीक है, अगला है प्रतिस्पर्धा में सुधार, और इसके बाद है विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ है इसके तहत, और अधिक राजस्व निपुणता। तो ये GST का लाभ है, आपको याद रखना है पॉइंट वाइज। आपका एग्जाम में फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि GST के लाभ कौन से हैं या कौन नहीं है, तो आपको सिंपली इन सबको याद रखना है। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने आपका GST से जुड़ा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था उसको कवर किया। आई होप आप लोग को जो वीडियो है पसंद आया होगा। आप लोग इसको 1-2 बार रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें। धन्यवाद।